होटल में सर? नहीं, आपको सिक्योरिटी रीजन से रखा गया है या नजरबंद किया गया है? ऐसे ही होटल में बंद किया गया है। घर पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है घर वालों को सर। हमको कोई टेंशन नहीं था सर, हम ऐसे ही, हमको आवाम ने चुना है सर। डीडीसी का इलेक्शन हुए, डायरेक्ट वोटिंग हुई। डीडीसी इलेक्शन में जो पुराने चेहरे थे जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, वो सिर्फ 2 चेहरे आए थे डीडीसी के इलेक्शन लड़ने में। सिर्फ 2 चेहरे आए थे। एक चेहरे ने ये अपने इलाके से 2 जगहों से इलेक्शन लड़ा। एक ने एक जगह से लड़ा, मैं नाम नहीं लूँगा। दोनों हार गए, सबको पता है सर। दोनों हार गए। पहले वो दोनों मंत्री भी रहे। क्यों हारे मुझे बताएं। और बाकी जो बीजेपी के लोग जो नए चेहरे थे वो कैसे जीत गए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। जिस तरह से सरपंचेस और पंचेस पे आप देख रहे हैं कि कुछ हमले होते जा रहे हैं, काफ़ी सारे सरपंचेस और ने अपनी जानें तक गंवाई हैं। और अभी कुछ खबरें आ रही हैं कश्मीर से। जिस तरह से कश्मीर की अगर हम बात करें, विभिन्न होटल्स में जो हैं सरपंचेस और पंचेस को जो है वो नज़रबंद करके रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, आल जम्मू व कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद। अनिल सर, क्या कारण है इसके पीछे के, क्यों सरपंचेस और पंचेस को जो है वो नज़रबंद करके रखा गया है? आपकी बातचीत हुई होगी। डैंग साहब, आपने ठीक कहा कि कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त खुसूसन तौर पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, इन डिस्ट्रिक्ट मतलब साउथ कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा ख़तरा जो है इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और खुसूसन तौर पे जो हमारे सरपंच साहबान हैं और पंच साहबान हैं, इन 2 लोगों के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। अभी 1 महीने से न्यूज़ पूरे विश्व में चल रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया है और तमाम तालिबानियों का वहाँ पे कब्ज़ा हो चुका है। और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये शक जताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को जो है तालिबानी बढ़ावा दे सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो बढ़ावा हो सकता है। और आपने देखा होगा पिछले सिर्फ अगस्त महीने में ही 5 लोगों का, पॉलिटिकल वर्कर्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पीआरआई के साथ वाबस्ता हैं, उनका कत्ल किया गया बड़ी बेरहमी से। हालांकि हमारे लोगों का कोई कसूर नहीं है, हमारे पंचों सरपंचों का कोई कसूर नहीं है, हमारे वीडीसी का कोई दोष नहीं है, डीडीसी का, और भी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, किसी का भी कोई दोष नहीं है, किसी का भी कोई उसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी उनका एक ही कसूर है हम लोगों का कि हम लोग डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं भारत के अंदर और ख़ुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे ऊपर यही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थ्रेट देती हैं बार बार कि आप डेमोक्रेसी का हिस्सा क्यों बनते हो, आप ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत क्यों करते हो। अब देखिए जफर साहब के अगर हम लोग डेमोक्रेसी के साथ नहीं चलेंगे तो किसके साथ चलेंगे। हम एक विश्व में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क जो है वो हमारा भारत है। तो इस डेमोक्रेसी में ही हमें रहना है और इस डेमोक्रेसी को ही हमें मजबूत करना है। हम जो हैं डायरेक्ट टारगेट जो हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के इसलिए होते हैं कि हम लोगों ने भारत का झंडा उठाया है, हम लोगों ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की कसम ली है, ओथ ली है। इसीलिए वो लोग जो हैं हमें टारगेट करते हैं। और तमाम जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने आज तक जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 27 लोग जो हैं आज तक हमारे शहीद हो चुके हैं इस जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए। दूसरा सवाल आपने कहा कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोगों को नज़रबंद किया गया है। नज़रबंद अब सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया है या किस लिहाज से किया है ये तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हमारी जो बातचीत उन लोगों के साथ हुई है पिछले 15 दिन में, काफ़ी मरतबा बातचीत हुई है। वो चाहे हम पहलगाम की बात करें, वहाँ पे उनको रखा गया है, चाहे हम काजीकुंड एरिया की बात करें, चाहे हम कोकरनाग की बात करें, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उन लोगों को रखा गया है। और एक ही होटल में
बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ही होटल में आप जो है 20-20, 30-30, 50-50 लोगों को रखते हो और वो लोग मजबूर हैं। कोई छोटा मोटा सेब का व्यापार करता है जिसके पास सिर्फ 10 या 20 पेड़ होते हैं सेब के, किसी के पास 50 होते हैं, किसी के पास 100 पेड़ होता है। तो वो छोटे छोटे व्यापारी जो हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो वो लोग, मैं कहता हूँ, हम लोग उनको सल्यूट करते हैं जिन लोगों ने एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से गोली आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से उन्होंने भारत का झंडा उठाया हुआ है, और दूसरे हाथ से उन लोगों ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना जो है उसकी कसम ले रहे हैं। मतलब दोनों हाथों में हम लोगों ने लोकतंत्र उठाया हुआ है, एक तरफ से भारत का झंडा और दूसरे हाथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसकी हमने ओथ ली है। तो इन सब मुश्किलातों में गुजरते हुए भी हम लोग अटल हैं, पूरी निडरता के साथ हम लोग खड़े हैं। हम मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए खड़े हैं और लोगों के डोर स्टेप पे उनके जो मुश्किलातें लोगों को, आवाम को आ रही है, उनको डोर स्टेप पे हर चीज़ डिलीवर हो उसके लिए भी काम कर रहे हैं। चाहे बिजली, पानी, राशन कार्ड, कुछ भी जो मुश्किलातें लोगों को आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है असम्बली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। असम्बली नहीं होने की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पे कोई नहीं है। अब ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल अर्बन लोकल बॉडी जो है, या कॉरपोरेशन श्रीनगर और कॉरपोरेशन जम्मू, या फिर हमारे टाउन एरिया कमेटी जो है म्यूनसिपैलिटी की, वो हैं। यही ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है इस वक्त लोगों की असल में सेवा कर रही है। अब इन्हीं लोगों को टारगेट जो है वो बना रहे हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं, मिलिटेंट जो हैं। और दूसरी बात यह है क्योंकि ये पंच और सरपंच बड़ा साफ टारगेट है। आपको पता है कि पंच और सरपंच जो होता है वो गांव देहात में रहता है। पंच और सरपंच के घर से 50-50 किलोमीटर दूर तो थाना रहता है, पुलिस भी उनके घर से 50-50 किलोमीटर दूर रहती है। तो वो बेचारे बड़े साफ टारगेट होते हैं, कभी भी किसी वक्त भी उनको टारगेट बनाया जाता है। और अब तो जहाँ तक हो गया कि अभी हमारे एक सरपंच साहबान, उनकी मोहतरमा पंच थी, वो बेसिकली कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता हैं, लेकिन वो इसी डर की वजह से वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लाल चौक है वहाँ पे मोहल्ले में वो रहते थे। तो वहाँ पे घर में घुसकर दोनों को जो है वो हलाक किया गया, शहीद किया गया। तो ये वाकया भी अब घर में घुस के मारने वाला भी जो है कश्मीर के अंदर चलन जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसलिए हमारे पंच और सरपंच बड़े खौफ में हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से और अकोमोडेशन के लिहाज से मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे लोग हैं पंच और सरपंच, जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि हमें अकोमोडेशन दी जाए, या जिन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है एडीजीपी सिक्योरिटी को कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ये दो चीज़ें एट लिस्ट उन लोगों को ज़रूर की जानी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बड़ा एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल में, पोर्टल में वो नहीं खबर चलाई होगी कि कश्मीर के अंदर जो अकोमोडेशन दी गई है, आप सोच के हैरान होंगे कि वो शेयरिंग बेस पे दी हुई है। एक ही रूम में सरपंच, पंच या 2 सरपंच या 2 पंच या 3 रह रहे हैं जी। ये कोई गलत नहीं है, शेयरिंग पे रह सकते हैं। गलत ये है कि मेल और फीमेल को शेयरिंग पे दी गई है। ये मुझे बहुत ही भद्दा मजाक जो है इस डेमोक्रेसी के साथ, हमारे लोगों के साथ दिख रहा है। कश्मीर से ये कहाँ पे देखा आपने? ये कश्मीर में ही एक रूम में मेल और फीमेल, मेल कहीं और से, फीमेल कहीं और से, और उनको इकट्ठे एक रूम में रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब चीज़ है। अब कोई भी पंच और सरपंच फीमेल होगी, उनके घर वाले कैसे इजाज़त देंगे कि हमारे घर की बहू, बेटी, माँ वो किसी और पुरुष के साथ अकेले शेयरिंग रूम में रहे? बिल्कुल। अब डे में रहना तो अलग चीज़ है, अब डे नाइट रहना वो कितना एक, मुझे बहुत ये फील हुआ अपने आप में कि ये बहुत ही एक, जिस किसी ऑफिसर ने भी ये फैसला किया है उसको ये इमीडिएटली जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इमीडिएटली इस चीज़ को जो है वो वापस लेना चाहिए। अगर आपने शेयरिंग करनी भी है तो मेल डालिए,
फीमेल फीमेल डालिए, आप मेल और फीमेल को कैसे शेयरिंग पे डाल सकते हैं? शेयरिंग पे मेल और फीमेल को तब डाल सकते हैं जब दोनों हस्बैंड वाइफ हों, फिर ठीक है। जब दोनों ब्रदर सिस्टर हों फिर ठीक है। आप ऐसे कैसे, जहाँ कोई माँ बेटा है उसको आप शेयरिंग पे डाल सकते? ये कैसे हो सकता है कि आप कहीं की महिला कहीं का पुरुष और उन दोनों को आप शेयरिंग पे डाल रहे हो? ये बिल्कुल एक बद्दा मजाक है। जे मैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर उनसे मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो भी शेयरिंग पे आपने अकोमोडेशन कश्मीर के अंदर दी है, चाहे किसी भी कम्युनिटी को दी है, जो वो फौरी तौर पे जो है उसको मेल मेल अलग कीजिए, फीमेल फीमेल अलग कीजिए, फिर जो है वो चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अगर आप मेल और फीमेल को रखेंगे वो बद्दा मजाक है। ये बहुत सारी कंप्लेनें हमारे पास आई हैं और हम लोग कुछ ही दिनों के बाद जो है इस इशू पे भी काम करने वाले हैं। और खुसूसन कश्मीर के अंदर जो है ये वाक़यात हो रहे हैं, और जिन लोगों को अकोमोडेशन आपने नहीं प्रोवाइड की उनको एटलीस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। जिनको खतरा है उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। ये नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पे सिक्का चलेगा तो उसी के कहने के पे जो है अकोमोडेशन दी जाएगी। जब सरासर नाइंसाफ़ी होगी। अगली मर्तबा जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन होंगे तो इसमें आप देखिएगा कि लोग हिस्सा नहीं लेंगे, अच्छे लोग हिस्सा नहीं लेंगे। जब ये पॉलिटिकल बेस पे जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश आप करेंगे, होना ये चाहिए कि ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है इसको नॉन पॉलिटिकल बेस पे जो है, नॉन पार्टी बेस पे इसको रखा जाना चाहिए। इसको कोई पार्टी का रंग कलर कास्ट नहीं देनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के चुने हुए नुमाइंद, हाँ एमएलए इलेक्शन में आप करें, एमपी इलेक्शन में आप करें, लेकिन पीआरआईज के जो इलेक्शन है, चाहे वो पंच सरपंच का है, चाहे वो बीडीसी का है, चाहे वो डीडीसी का है, ये तीनों इलेक्शन जो है ये नॉन पार्टी बेसिस पे होना चाहिए, नॉन जो है पॉलिटिक्स बेसिस पे होने चाहिए। ये ठीक है, लोग जाएँ अपने अपने तरीके से, अपने लेवल पे लोग इलेक्शन जीत के आगे आए, तभी लोगों का ज़्यादा अच्छा चुनाव भी होगा और तभी लोगों को फ़ायदा भी होगा। अनिल जी, मैं चाहूँगा कि जो बात आपकी वहाँ पे जो नज़रबंद किए गए सरपंच साहिबान हैं उनसे बात हुई है, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो जो रिकॉर्ड है वो आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्या कुछ परेशानियाँ उनको आ रही हैं? मैंने ये कॉल की थी, अपने काफ़ी लोगों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन एक साथी हैं, मैं उनका शेयर ज़रूर करूंगा आपके साथ। उन्होंने ये सारी बताई है बात कि कैसे हुआ है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कश्मीर के अंदर इस वक्त ये नज़रबंद हैं सरपंच, अब मैं नाम ऑन कैमरा नहीं मैं लेना चाहता, ये सरपंच साहबान है, आप इनकी बात सुनिए। हमें ये पहलगाम डॉल्फिन होटल में सर नहीं, आपको सिक्योरिटी रीजन से रखा गया है या नजरबंद किया गया है? ऐसे ही होटल में बंद किया गया है। घर पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है घर वालों को सर। हमको कोई टेंशन नहीं था सर, हम ऐसे ही, हमको आवाम ने चुना है सर वोट के माध्यम से। हाँ, लेकिन हम आवाम की खिदमत करते हैं, डेवलपमेंट के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने हमें, पुलिस ने हमें उठा के ले लिया और इधर हमको बंद किया सर 15 दिन से। और घर का कोई आता पता नहीं है सर, बस फोन से बात कर रहे हैं सर। मैं और दूसरे साइड से मैं वो नाशपाती का व्यापार करता था सर, वो हमको वो भी पेड़ों से गिर पड़े सर। 2-4 लाख का वो हमने लिया था सर वो, लेकिन वो भी उधर से भी नुकसान हो गया सर। अच्छा, जी आपका ब्लॉक कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? शांगल ब्लॉक सर और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग सर। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, ठीक है। आपका सागाम है ब्लॉक? हाँ सर, सागाम सागम दूसरे शहर का है सर, वो कुकरनाग शहर का सर। हम आज शांगल कॉन्स्टिट्यूंसी के सर, शांगल ब्लॉक है हमारा, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है हमारा वो अच्छा बोला है पुलिस स्टेशन। मैं समझ गया, आप वहाँ बैरीनाग वाली साइड से हो? नहीं सर, शांगस। अच्छा शांगस, अच्छा। तो आपने ये सुना कि किस मुश्किलात में जो हैं लोग जो हैं इस वक्त वहाँ पे हैं, और हमें बड़ा दुख होता है, फील होता है कि एक शख्स जो है किसी नाशपाती का बाग जो है वो लेता है, 10, 20, 50 पेड़ लेता है, जहाँ कोई किसी के पास अखरोट के दरख्त हैं, या किसी के पास कोई एप्पल के, सेब के दरख्त हैं। तो ये मेवा जात के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ कश्मीर के अंदर, और ये मेवा जात के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा मैक्सिमम लोग जो हैं वो किसान लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। तो
कश्मीर के किसान भी आप देख रहे हैं इस वक्त जो है, जितने भी पंच सरपंच हैं वो कितने दुखी होंगे। और सरकार हमें दे क्या रही है, एक पंच को 1000 रुपया, एक सरपंच को 3000 रुपया। अब मुझे आप ये बताएं जनाब, एक आदमी अपनी फैमिली को 3000 रुपये में सरपंच कैसे अपनी फैमिली चलाएगा? नहीं चल सकती जब तक कि वो किसानी ना करे, कोई और काम ना करे, कोई और बिजनेस ना करे। तो इसलिए हमारे लोग जो, अगर मैं कहता हूँ, अगर सही देशभक्ति इस वक्त जो है, देश प्रेम या देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, तो हमारे सरपंच लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर कुर्बान हो रहे हैं। और अपने देश के लिए, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जे कुर्बानी, जे हम लोग जो हैं, जे हमारे लोग जो हैं, कश्मीर घाटी, जम्मू हो, भद्रवाह किश्तवाड़ हो, रजौरी पुंछ हो, कठुआ हो, बनी हो, बसोली हो, ये पूरा इलाका जो है, जम्मू हो, उधमपुर हो, रियासी हो, सांबा हो, ये तमाम एरिया जो है, जितने भी लोग हमारे हैं सरपंच साहबान, अगर सही देशभक्त जिनको कहा जाता है, ऐसे तो देशभक्त बड़े लोग कहते हैं, जो भारत माता की जय कैमरे के सामने बोल देता है वो कहता है मैं ही सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, बाकी सारे गद्दार हैं, सब गद्दार हैं, मैं ही एक देशभक्त हूँ, भारत माता की जय वंदे मातरम कैमरे के सामने किया तो उसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन असल में देशभक्त वो लोग हैं जो सरपंच अपने सीने पे गोली खा रहे हैं, वो देशभक्त हैं। सिर्फ नारा बोलने वाला देशभक्त नहीं होता। नारा बोलने वाला देशभक्ति को हवा जरूर दे सकता है, लेकिन असल में देशभक्ति वो है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तहसील हेडक्वार्टर से, पुलिस स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों में रह रहा है, 150 किलोमीटर दूर रह रहा है और अपने छत पे भारत का झंडा लगाया है और उसको पता है कि आगे पीछे मेरे जंगल है और उस जंगल में मिलिटेंट बैठे हुए हैं, कभी भी आके मेरे घर में मेरा झंडा भी उतार सकते हैं, मुझे गोली भी मार सकते हैं, मेरे बच्चों को भी खतरा है। लेकिन फिर भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है और फिर भी उसने अपने घर के ऊपर, अपने छत के ऊपर देश का झंडा लहराया है। वो लोग देशभक्त हैं। अब 50-50 आर्मी के लोग, 50-50 सीआरपीएफ के लोग, 50-50 जेके पुलिस के लोग आगे पीछे खड़े करके, तो कैमरे के आगे 4-4 गनमैन ऐसे खड़े करके हैं, तो फिर उसके बाद जो इंटरव्यू देते हैं भाई साहब, क्या वो देशभक्त हैं? जब वो देशभक्त मेरा सरपंच और पंच भाई है जो एक कॉर्नर पे बैठा, जो ओड़ी में बैठा है, जो कुपवाड़ा में बैठा है, जो बारामूला बॉर्डर पे बैठा है, जो अनंतनाग बैठा है, जो कुपवाड़ा बांडीपुरा बैठा है, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, वो देशभक्त है। जो डोडा भद्रवाह पहाड़ों में बैठा है, रजौरी पुंछ पहाड़ों में बैठा है, बनी बसोली बैठा है, क्या वो देशभक्त है? जो जम्मू के अंदर 10 गनमैन ऐसे लेके खड़ा है तो फिर वो बाइट दे रहा है, जब वो देशभक्त है? ये इसका फैसला अवाम करेगी। आप जो कैमरे में दिखा रहे हैं, इसका फैसला अवाम करेगी कि देशभक्त, असली देशभक्त कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल सर, ये कहाँ तक सही है, जिनको लोगों ने चुना है सरपंचेस और पंचेस, और वो पंचायतों के जो डेवलपमेंट करें, और उन लोगों को नज़रबंद जो है 17-20 दिन हो चुके हैं, उनको होटलों में बंद करके रखा गया, ये कहाँ तक जायज़ है? और कहीं ना कहीं बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती है उसमें फेल हुई है सिक्योरिटी देने में या उनकी रक्षा करने में, जिस तरह से ये हत्याएँ जो हैं दिन दोपहर को हो रही हैं। देखिए, इस पर हम बीजेपी पे ब्लेम नहीं कर सकते। बीजेपी का जब हम नाम लेते हैं तो बीजेपी का नाम जुड़ता है नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, बीजेपी का नाम जुड़ता है अमित शाह जी के पास। उन दोनों शख्सों पे हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। वो एक कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे से इनपुट कौन देगा? अब आपने जो लोगो लिया हुआ है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप जिस चैनल के लिए काम कर रहे हो, ये आप काम करके बता रहे हो कि असली रिपोर्टिंग क्या है। बिल्कुल। अब आप अगर रिपोर्टिंग करते करते जहां तक आप अपने चैनल को न्यूज़ दे रहे हैं वहां तक सही न्यूज़ नहीं देंगे तो भैया कसूर आपका होगा, उस चैनल का नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूं बीजेपी का कसूर नहीं है, अमित शाह जी का कसूर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का कसूर नहीं है। कसूर जहां जो लोग हैंडल कर रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम को, कसूर उन लोगों का है। मतलब आपकी मुराद जो जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के यहाँ पे चुने हुए नेतागण हैं, जो हमारे सीनियर यहाँ पे बीजेपी के हैं, कसूर उनका है, वो बात आगे तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। नेचुरली ये तो अवाम देख रही है ना। देखो, अवाम जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर होता है। क्यों होता है? लोगों को होप है ना, आशा है ना कि प्रधानमंत्री हमारा है।
गृह मंत्री हमारा है, सरकार हमारी है, और जहाँ तक कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता जम्मू कश्मीर के हैं वो तो कई मरतबा कह चुके हैं कि एलजी हमारा है, हमारे घर का आदमी है। ठीक है, जब ये चीज़ वो बोलते हैं कि अगर मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ, आप बीजेपी के साथ जुड़े, तो फिर हम उन्हीं लोगों के पास जाएंगे ना कि हमारा मसला हल करो। लोग तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हम मसला हल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारे लोगों का जो व्यू पॉइंट है, खसूसन तौर पे जो जम्मू की आवाम का, जिन लोगों ने 25 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के दिए, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए पिछले 50 साल का रिकॉर्ड चेक कर लिए लेजिस्लेचरों का, कि 25 एमएलए किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिले जम्मू में से। एक पार्टी को जम्मू रीजन में से 25 एमएलए कभी किसी को नहीं मिले, ना एनसी को मिले, ना कांग्रेस को मिले, ना पीडीपी को मिले, सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। ठीक है, अब 25 एमएलए पिछले 50 सालों में किसी पार्टी को जम्मू रीजन में नहीं मिले, अगर बीजेपी को मिले हैं तो भैया फिर बीजेपी से ही सवाल किए जाएंगे ना। अब फिर बीजेपी के नेताओं से ही सवाल किए जाएंगे ना। हम केंद्र की बीजेपी को अगर इसमें कटघरे में खड़ा करें, वो मुझे लगता है गलत होगा। केंद्र की बीजेपी जो है, जो काम कर रही है, वो लोगों के लिए जितना उनसे बन पाता है वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ के जो लोग हैं, जो उनको वहाँ पे कहना चाहिए और जितनी निडरता से कहना चाहिए, जिस हक से कहना चाहिए, वो वहाँ पे विफल हो रहे हैं। वो अपनी बात कह ही नहीं पाते अमित शाह जी के सामने, वो अपनी बात प्रधानमंत्री जी के आगे कह ही नहीं सकते। वो बस जस सर जस सर जस सर जस सर करके आ जाते हैं, अपनी अपनी कुर्सी बचाते हैं, तो लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपको लगता है दूसरी बार वो जो नेता आए थे 25 सीटों की आपने बात की, वो दोबारा से रिवाइज होंगे? भाई इसका फैसला तो लोगों के पास है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। अमूमन लोग जो हैं, अवाम जो है जम्मू कश्मीर की, उन चेहरों से दुखी है, बिल्कुल दुखी है, त्रस्त है, दुखी है। अवाम बिल्कुल उन चेहरों को देखना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज़ नोट कीजिए, एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। डीडीसी का इलेक्शन हुए, डायरेक्ट वोटिंग हुई। डीडीसी इलेक्शन में जो पुराने चेहरे थे, जिन्होंने एमएलए के इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, वो सिर्फ 2 चेहरे आए थे डीडीसी के इलेक्शन लड़ने में, सिर्फ 2 चेहरे आए थे। एक चेहरे ने अपने इलाके से 2 जगहों से इलेक्शन लड़ा, एक ने एक जगह से लड़ा, मैं नाम नहीं लूँगा, दोनों हार गए, सबको पता है, दोनों हार गए। पहले वो दोनों मंत्री भी रहे, क्यों हारे मुझे बताएं। और बाकी जो बीजेपी के लोग, जो नए चेहरे थे, वो कैसे जीत गए? वही अवाम थी वोट देने वाली, उसी अवाम ने 2014 में उन लोगों को जितवाया, उसी अवाम ने 2019 में डीडीसी इलेक्शन में उनको हराया। इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो 25 के 25 लोग जीते हुए हैं, जहाँ जो एमएलए के इलेक्शन के कंटेस्टी कैंडिडेट थे, उन चेहरों से लोग जो है दुखी हो चुके हैं। उनको देखना ही नहीं चाहते, अपने एरिया के अंदर लोग नहीं देखना चाहते। आज आप देखिएगा, अगर कोई जो कैबिनेट मंत्री रहा है ना, जहां पीडीपी बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेताओं की, अगर वो एरिया में जाते हैं ना, तो 10 लोग इकट्ठे नहीं होते, वो बीजेपी के नाम पे इकट्ठे होते हैं लोग, संगठन के नाम पे लोग इकट्ठे होते हैं, ना कि उस चेहरे को देख के लोग इकट्ठे होते हैं। चेहरे को देख के नहीं लोग इकट्ठे होते। तो इसलिए ये फैसला तो हाईकमांड को करना है, क्या करना क्या नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो टोटली दुखी हैं, इनसे टोटली दुखी हैं। अब ये जो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है कि सरपंचों और पंचों को जो है नज़रबंद कर दिया गया है, और उनके क्योंकि सारे सरपंच और पंच इतने अमीर नहीं हैं कि उनका घर चल सके, क्योंकि बहुत सारे पंचेज हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, जिस तरह से सरपंच के साथ आपकी बात भी हुई और किस तरह से वो बता रहे हैं अपना जो उनको नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और ये जो फैसला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या इस तरह से मतलब सिक्योरिटी दी जाएगी इन सरपंचों और पंचेज को कि वो बाहर ना निकलें, पंचायतों में अपनी डेवलपमेंट ना करें, काम ना करें? देखो, इस पे मैंने आपको कहा कि आने वाले दिनों में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। उस दिन आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए। इसके बारे में हमने पूरा एक खाका तैयार किया है इसके लिए। जिन लोगों को भी नज़रबंद किया गया है, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, कश्मीर घाटी हो या कहीं पे, जिन लोगों को नज़रबंद किया गया है, जिन लोगों को सिक्योरिटी रीज़न से घर में बंद करके रखा गया है, अब उन लोगों का तो घर चलना चाहिए ना। अब उनका ये गुनाह हो गया कि उन्होंने पंच सरपंच के इलेक्शन लड़ दिए,
इसका मतलब ये गुनाह माना जाएगा ना कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो इसलिए अगर उनको खतरा है तो वो खतरा दूर सरकार को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, एलजी साहब को। मैं आपके माध्यम से एलजी साहबान से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि एलजी साहबान हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी रहे हैं और अच्छे तरीके से काम वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। हमें उन पर भी बहुत सारी आशाएँ हैं और एलजी साहब जो हैं इस फैसले पे, इन चीज़ों पे फैसला भी अच्छा लेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग उनके सामने खाका भी लाने वाले हैं। उस खाके पे मुझे ज़रूर उम्मीद है, होप है कि उस खाके पे वो खरे उतरेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जिन लोगों को नज़रबंद रखा गया है उन लोगों को इस वक्त खाने का अरेंजमेंट और अकोमोडेशन सरकार की एक लाइबिलिटी बनी हुई है, उनको करवानी चाहिए। और दूसरा जो है, देखिए हमारे हम इस वक्त जो है ग्रास रूट लेवल के डेमोक्रेसी के एक किस्म के कस्टोडियन हैं हम लोग। तो इसलिए जो है हम लोग तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी हम आपके माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि ज़रा हम लोगों का साथ दें, हम लोगों की हेल्प करें। हम लोग आपके बाजू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग बाजू हैं और हम बाजू जो होते हैं, बाजू से ही, हाथों से ही सारे कामकाज किए जाते हैं। तो इसलिए ग्रास रूट लेवल पे हम लोग हर एक कामकाज जो है वो करने के लिए तैयार हैं, बट हम लोगों का साथ जो है वो ज़रूर दें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के। और जिस तरह से कश्मीर से खबरें जो हैं सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंच रही थी कि बड़े सारे जो सरपंचेज़ और पंचेज़ हैं उनको नज़रबंद करके रखा गया और कुछ सरपंचेज़ के साथ जो है अनिल जी की बात भी हुई और वो रिकॉर्ड भी हमने आप तक पहुँचाया। और आने वाले समय में क्या कुछ फ़ैसला लिया जाता है, क्या कुछ बदलाव होते हैं, वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।